ट्रिपल जो, किसी चीज पे रोक लगा देना, मतलब हाँ, जो मतलब स्टेटमेंट दी गई है उसी को माना जाएगा, चेंज नहीं ट्रिपल किया जो जा डेराइव हुआ है वो स्टॉप से डेराइव हुआ है, मतलब रोक देना, लोगों को उन फैक्ट को डिनाई करने से रोका जाना जो वो पहले एडमिट कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट को एडमिट कर चुका है तो इस ट्रिपल के जरिए उसको रोका जा सकता है कि आप पलट नहीं सकते। ठीक है, समझ आया हरमन आर्यन? जी दीदी। इसमें मैक्सिम है सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 115 मैक्सिम है इसमें एलिगेनस कॉन्ट्रिया नॉन एस्ट ऑडियंडिस, जिसका मतलब है अगर कोई पर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट एलिजिस करता है तो सुना नहीं जाएगा, ये बायस्ड होता है। तो ये जो हमारा 115 सेक्शन है ये इक्विटी पर बेस्ड है, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पर बेस्ड है। मतलब अगर आपने एक फैक्ट को एक बार एडमिट कर लिया है तो आप उसको फिर डिनाई नहीं करेंगे। क्लियर है हरमन आर्यन? नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा था कल, हमने 140 नहीं, ये लास्ट पढ़ा था। ये एविडेंस का सब्सटेंटिव रूल होता है, ये सिर्फ सिविल एक्शन पर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पर एप्लीकेबल होता है क्या, अप्लाई होता है? तो 115 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल पर ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब इसका मैं एक जी एग्जांपल से दीदी। आपको समझाती हूँ। जैसे कुछ सामान रेलवे को भेजा जा रहा था जिसकी कॉस्ट बताई जाती है 5,000 रुपए, कि इसकी वैल्यू जो है वो 5,000 है, पर सामान रास्ते में कहीं खो जाता है, तब उस गुड्स के लिए वो 10,000 रुपए की मांग करते हैं और था वो 5,000 का, और वो एडमिट भी कर रहे थे कि ये 5,000 रुपए का था। तो क्या वो 10,000 रुपए की डिमांड कर सकते हैं? बताओ, अरे नाम बताओ। वो पहले ही एडमिट कर चुके हैं कि ये सामान जो है 5,000 रुपए का है, तो वहां पे स्टपल लग गया है। अगर वो उनको पैसे रिटर्न करेंगे तो कितने करेंगे? 5,000 रुपए रिटर्न करेंगे, ना कि 10,000 रुपए। 115 में जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या है? व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली caused or permitted another person to believe a thing to be true and act to such upon belief। अगर कोई पर्सन कुछ डिक्लेरेशन करके या किसी एक्ट के जरिए, देखो इसमें कर रहा है डिक्लेरेशन, फिर आ रहा है एक्ट, एक्ट के जरिए फिर कुछ ना करने के लिए इंटेंशनली, जानबूझकर, इंटेंशनली आ रहा है, दूसरे पर्सन को ट्रू होने का विश्वास दिलाता है और ऐसे एक्ट पर विश्वास करने के लिए उस पर्सन को एडमिट कराता है, ना तो वो और ना ही उस पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपने और उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसमें डिनाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब कोई पर्सन क्या कर रहा है, कुछ डिक्लेरेशन करवा रहा है किसी एक्ट को करने के लिए, और वो जानता है इंटेंशनली, दूसरे पर्सन को ये बताता है, उसे ट्रू होने का विश्वास कराता है कि हाँ, मैं जो ये एक्ट बता रहा हूँ, ये जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये ट्रू है, तो उस एक्ट को नहीं माना जाएगा, उसको डिनाई कर दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेलवे कंपनी के पास सामान भेजा गया, 5,000 रुपए का सामान था, सामान खो जाता है, पहले वो खुद बताते हैं कि इस सामान की कीमत 5,000 रुपए, जब खो जाता है तो 10,000 रुपए बताते हैं। तो वहां पे एक पर्सन क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, फिर एक्ट कर रहा है, फिर इंटेंशनली झूठ बोल रहा है पैसे लेने के लिए, तो उसे नहीं माना जाएगा। क्लियर है? जी दीदी। एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ उसमें। ए इंटेंशनली और गलत तरीके से ये विश्वास दिलाता है कि कोई लैंड एक ही है, तो इस तरीके से बी इंड्यूस्ड हो जाता है उसको खरीदने के लिए, पे करने के लिए। जिस टाइम उसने कहा था कि उसकी है, लेकिन बाद में उस लैंड का टाइटल ए को मिल जाता है। ए कहता है कि जिस टाइम
उसने लैंड को रिप्रेजेंटेटिव किया था, उसकी है, बी के सामने उस टाइम उसकी नहीं थी, तो वो क्या कर देता है, सेल कर देता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम उसका लैंड पर कोई हक नहीं था। तो यहाँ पर उस टाइम ए का टाइटल ना होना साबित करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे स्टपल से उसको रोक दिया जाएगा। स्टपल तीन तरह का होता है, स्टपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, क्वासी रिकॉर्ड। सेकेंड है स्टपल बाय डीड। थर्ड है स्टपल बाय कंडक्ट और स्टपल इन पेयर्स। तो फर्स्ट है स्टपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, क्वासी रिकॉर्ड। इसमें है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे अराइज होता है। अगर कोई जजमेंट दे दिया है कोर्ट के द्वारा, केस की जो पार्टीज थी, जो लीगल हेयर्स हैं, उन सबको रोक दिया जाएगा। सेम मैटर के ऊपर दोबारा से आप सब्सिक्वेंट लिटिगेशन नहीं डाल सकते। जैसे हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था, डबल जियोपार्डी पढ़ा था, सेम ऐसे ही ये है। तो ये फाइनल जजमेंट पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, सिविल केसेस पे एप्लीकेबल होता है। इसमें आप अपील या रिवीजन करा सकते हैं, इसको रेस जुडिकाटा की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें स्टपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, क्वासी रिकॉर्ड। समझ आया आर्यन, हरमन? हरमन आपको समझ आया? जी दीदी। अब देखो, जजमेंट हमने पढ़ा था, जजमेंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है जजमेंट इन रेम, जिसको सर्व संबंधी निर्णय कहते हैं, जैसे प्रोवेट हो गया, मैरिज हो गया, मैरिज से रिलेटेड हो गया, जो बाइंडिंग होते हैं। दूसरा होता है जजमेंट इन पर्सोनम, व्यक्ति संबंधी निर्णय। ये होते हैं जैसे पार्टीज से रिलेटेड हो गए, सूट से रिलेटेड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गए। फिर सेकंड आता है इसमें स्टपल बाय डीड। तीन तरह के स्टपल होते हैं। अब ये सेकंड वाला स्टपल आ गया, स्टपल बाय डीड। जो दो पक्षकार हैं, मतलब जो दो पार्टीज हैं, वो एंटर करते हैं किसी एग्रीमेंट में बाय वे ऑफ डीड। उसमें से कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखते हैं, तो ना तो उस पार्टीज ने ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव उन फैक्ट्स को जो उन्होंने डीड में आर्ग्यू किए हैं डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि दो पर्सन है, वो सेल डीड के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें अपनी लैंड बेच दूंगा। अब उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। वो कहता है कि मैं अपनी जो ये वाली लैंड है, 2 एकड़ मेरी लैंड है, मैं सारी की सारी आपको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब उसने एग्रीमेंट में ये सब लिखवा दिया है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, बाद में कहता है मेरी लैंड पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो मैं आपको नहीं दूंगा, और मेरी लैंड का जो साइड वाला किनारा है या जो कॉर्नर है मैं उसको आपको नहीं दूंगा। जबकि उसने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। एग्रीमेंट में कह रहा है वो मैं एब्सोल्यूट आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं पूरी आपको सेल कर रहा हूँ। क्लियर है हरमन, आर्यन? ये है स्टपल बाय डीड, जब दो पर्सन के बीच में कोई डीड होती है। ठीक है, जैसे सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, पार्टनरशिप डीड हो गई, तो वहां पे डीड में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं आप उसको बाद में डिनाई नहीं कर सकते। जैसे एक पर्सन ने क्या करा, किसी पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी, और उसमें उसने लिख दिया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें पूरी तरह से गिफ्ट कर रहा हूँ, इस पे सारा का सारा तुम्हारा हक होगा। लेकिन बाद में वो उसको डिनाई कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मैंने ये वाला पार्ट तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं था। तो जो डीड में लिखा होता है उसे स्टपल कर दिया जाता है, उस पर स्टॉप लगा दिया जाता है। आप बाद में उससे मुकर नहीं सकते हो, जो डीड में लिखा हुआ है अब वो आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है हरमन, आर्यन? आर्यन आप क्लियर हुआ? हाँ, हाँ किया जा सकता है। कैंसिलेशन का दावा डाला जाता है सिविल में, उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर जैसे फ्रॉड से ली गई होती है या इलीगल तरीके से ली गई होती है या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई होती है, तब हो सकती है। थर्ड आता है स्टपल बाय कंडक्ट और स्टपल इन पेयर्स। इसको स्टपल इन द कंट्री भी बोलते हैं, या फिर स्टपल बिफोर द पब्लिक भी कहते हैं। स्टपल बाय कंडक्ट से संबंधित है ये। अगर कोई पर्सन किसी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या फिर कंडक्ट करके या किसी पर्सन को रिलीफ
दिलवाता है, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस से लेकर कोई चीज़ सही है, वो पर्सन इंड्यूस्ड हो जाता है और बिलीव कर लेता है कि हाँ, ये जो मुझे जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मिसरिप्रेजेंट करके उसको करता है। तो किसी भी तरीके से अगर ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वहां पर भी स्टपल लग जाएगा। क्लियर है आर्यन, हरमन? फर्स्ट वाले में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स। सेकंड वाले में हमने स्टपल बाय डीड पढ़ा था। थर्ड वाले में हमने कंडक्ट। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट करके आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं किसी को। और एक आता है स्टपल बाय साइलेंस, जहां पर आपको बोलना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, अगर आप नहीं बोलते तो इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस को भी स्टपल मान लिया जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप दोनों को ये सेक्शन क्लियर हुआ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उससे मैं क्या मान लूंगी कि या तो समझ आ रहा है या फिर बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों हरमन, आ रहे हैं ऐसे ही है ना? नहीं दी, आ रहा है समझ। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करता है शादी करने के लिए, तो वो न्यू रिलीजन से बाउंड हो जाएगा, तब उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये स्टेपल लग जाएगा कि हाँ वो नया वाला अप्लाई कर रहा है। वहां पर अप्लाई नहीं होता जहां दोनों पार्टीज को सच्चाई पता नहीं है। हाँ बट ना हमने तो ये पढ़ा है कि एक पर्सन रिलीजन चेंज नहीं कर सकता मैरिज के लिए। हाँ, आर्यन नहीं कर सकता, हिंदू मैरिज में भी है और बाकी कन्वर्जन का जो नया एक्ट आया है उसमें भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, स्वेच्छा से तो कर सकते हैं ना, तो जहां वो अपने कंसेंट से कर रहा है, वॉलंटरी कर रहा है, कोई इसको इंड्यूस नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो उसके दूसरे वाली मैरिज हुई है, दूसरा वाला जो उसने रिलीजन कन्वर्ट किया है, तो वो उसी के रूल्स फॉलो करेगा, उसके ऊपर स्टपल लग जाएगा। ठीक है आर्यन, वॉलंटरी तो कर सकता है कोई भी, वॉलंटरी के लिए कोई मना नहीं है। वहां पर अप्लाई नहीं होता जहां पार्टीज को सच्चाई का नहीं पता होता, और उन डिसीजन पर भी अप्लाई नहीं होता जो कि अल्ट्रा वायरस होते हैं। अगर माइनर अपने आप को मेजर बताता है तो ये वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे एक एक लड़की कह रही है कि मैं तो 18 साल की हूँ, और होती वो 14 साल की है, और लड़का उसे लेके चला जाता है, लड़का उससे शादी कर लेता है। तो बाद में लड़की या लड़का ये नहीं कह सकते कि इसने तो मुझे ये बताया था कि ये मेजर है, इस वजह से मैंने इससे शादी कर ली है, या फिर हम रिलेशनशिप में आ गए, तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है? 115 इतना क्लियर है? हरमन, आर्यन, बताओ कितने तरह के स्टेपल होते हैं? हाँ, कौन कौन से? हरमन बताओ कौन कौन से स्टेपल होते हैं? स्टेपल बाय मैटर्स, स्टपल बाय डीड एंड स्टपल बाय कंडक्ट। और एक और बताया था लास्ट वाला, साइलेंस को भी कभी कभी स्टेपल मान लिया जाता है। ओके दी। और कहाँ कहाँ स्टेपल एप्लीकेबल नहीं होता? जहाँ पे दोनों पार्टीज को सच्चाई का नहीं पता होता, उन डिसीजन पर भी एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पे अल्ट्रा वायरस होता है। वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पे माइनर कोई जो माइनर है वो अपने आप को मेजर बताता है। फिर आता है 116, स्टेपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। स्टेपल तब अप्लाई होता है जब कोई रिलेशनशिप होती है, जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। अगर कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है कि वो ऑनर के टाइटल के बारे में क्वेश्चन ना कर सके। ये समझ आया? हरमन, आर्यन, क्लियर हुआ? जी दीदी। आर्यन, आपको क्लियर हुआ? ये सिर्फ एक तरह की लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप को बता रहा है। फिर आता है 117, स्टेपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी।
ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में स्टपल से संबंधित है ये, तो यहाँ वहां पर ये अप्लाई होता है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाएगी। जैसे आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि मेरे पास पैसे हैं और तुम्हारे पास कोई सामान है, जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो तुम मेरा लैपटॉप मुझसे ले लो और मुझसे पैसे ले लो। मतलब मुझे अपना लैपटॉप दे दो, पैसे ले लो। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, आप सामानों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, एक तरह से स्टपल हो जाएगा। क्लियर है? जी दीदी। अब आता है चैप्टर 9। चैप्टर 8 क्लियर है? चैप्टर 8 में सिर्फ 3 ही सेक्शन है स्टपल में, 115, 116 एंड 117। अब चैप्टर आता है चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस। अब विटनेसेस के बारे में बताया गया है, ये है 118 से लेके 134 तक है। ये 118 में बता रखा है हु में टेस्टिफाई, यानी कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, कौन गवाही दे सकेगा। तो कौन टेस्टिमनी देने के लिए कॉम्पिटेंट होता है? टेस्टिमनी मतलब गवाही, साक्ष्य। अगर कोई कम एज का है तो क्या वो टेस्टिमनी दे सकता है? नहीं दी अगर मेजर। अगर कोई 6 से या 7 साल का बच्चा है तो क्या वो गवाही दे सकता है? क्रिटिकल क्रिटिकल कंडीशन में इसमें कहा गया ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्ड। मतलब हर पर्सन दे सकता है जहां पे कोर्ट किसी को कंसिडर करता है, और क्वेश्चन पूछने के लिए जहां पे वो सक्षम होता है। लेकिन इसमें किसे किसे बार्ड किया गया है? इसमें कहा गया है कि ऐसे जो डिसीज है, ठीक है, वो नहीं दे सकते हैं। वेदर ऑफ बॉडी ऑफ माइंड, जो साउंड माइंड के नहीं है वो नहीं दे सकते हैं। अगर कोई पागल व्यक्ति है तो वो गवाही नहीं दे सकता है। देखो एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है, कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ल्यूनेटिक है वो भी दे सकता है, लेकिन अगर उसे ल्यूनेटिक पहले घोषित कर दिया गया है लेकिन वो कहता है कि मैं ल्यूनेटिक नहीं हूँ, तो उसे खुद को ये साबित करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा या डॉक्टर से अपना प्रूफ लाना पड़ेगा कि हाँ वो सक्षम है गवाही देने के लिए, तब वहां पे वो भी दे सकता है गवाही। क्लियर है हरमन आर्यन? आपने देखा जी होगा दीदी। कभी कभी पॉक्सो वाले जो केसेस आते हैं तो उसमें 5 या 6 साल के बच्चे की गवाही होती है, 4 साल की लड़की की गवाही होती है। तो उसमें पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये गवाही देने के लिए सक्षम है या नहीं है। चाइल्ड विटनेस 6 या 7 साल का बच्चा भी सक्षम है अगर कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट ये देखेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, उससे पता करेगा कि अगर वो समझने के लिए सक्षम है तो उसकी गवाही भी मान लिया जाएगी। जनरली एक ल्यूनेटिक पर्सन टेस्टिमनी देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है लेकिन अगर वो सक्षम होता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि हाँ वो कॉम्पिटेंट है, फिर उससे गवाही दिलवाई जा सकती है। एक केस है धनराज एंड अदर्स, बेनुबाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का ये केस है। एक चाइल्ड था जो 8th क्लास में था, जो एक्सीडेंट हुआ था उसने देखा था। तो एपेक्स कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 8th क्लास का बच्चा काफी स्मार्टर होता है, वो फैक्ट को बता सकता है, तो वहां पे उसकी भी गवाही ली जा सकती थी। तो वहां पे कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया और उसको टेस्टिमनी के लिए बुला लिया। क्लियर है हरमन आर्यन? हरमन क्लियर है आपको? आर्यन, आपकी साइलेंस को मैं क्या मानूं? अच्छा, आर्यन यहाँ पे कहा गया है कि अगर बच्चा छोटा है लेकिन कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे, कोर्ट को लगा कि ये कॉम्पिटेंट है, तो वहां पे उसको टेस्टिमनी गवाही देने के लिए बोला जा सकता है। जो मैंने आपको अभी केस का नाम बताया, इसमें एक
8th क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, उसके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, उस बच्चे ने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। तो एपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चा है ये 8th क्लास में पढ़ता है और ये बच्चा काफ़ी स्मार्टर है, मतलब काफ़ी इसकी इंटेलिजेंस है, ये समझ सकता है चीज़ों को और ये फैक्ट को बता सकता है। तो वहाँ पे उसकी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको विटनेस की तरह ट्रीट किया गया और उसने जो गवाही दी उसको मान लिया गया। अब क्लियर हुआ? वन 19 विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 2017, 18, 19 में। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना, अगर कोई मुंह से बोलकर नहीं बता सकता, वो पर्सन डीफ है या डम्प है या उसकी टेस्टिमनी ली जाएगी या नहीं, इस सेक्शन में बताया गया है। अगर कोई ऐसा विटनेस है जो कि बोलकर नहीं बता सकता लेकिन वो किसी अदर मैनर में बता सकता है उस फैक्ट को, जैसे कि वो लिख के बता सकता है या इशारे से बता सकता है, तो उसको भी मान लिया जाएगा। क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का केस पढ़ा था हमने, याद आया क्या केस था? दुलारी नाम की एक लड़की थी जिसका रेजर से थ्रोट कट कर दिया गया था। अब्दुल्ला ने पहले उसके साथ रेप किया, फिर उसका गला काट दिया। तो उसने डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया था, तो उसकी उस स्टेटमेंट को कंसिडर कर लिया गया था। तो यहाँ पे इशारों को भी मान लिया जाएगा। इशारा, अगर कोई इशारा करके कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको भी मान लिया जाता है। तो अगर कोई डम विटनेस है, वो लिखकर कोई स्टेटमेंट देता है या फिर इशारे से बताता है तो उसको मान लिया जाएगा, उसकी गवाही मान ली जाएगी। क्लियर है हरमन आर्यन? जी दीदी। सेक्शन 120 पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। हस्बैंड और वाइफ ये एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? सिविल में ही नहीं बल्कि क्रिमिनल में भी। इस सेक्शन के पीछे पर्पस यही है कि बहुत पुराने टाइम पर एक प्रोसीडिंग्स चलती है कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं ये दोनों लॉ की दृष्टि से एक ही पर्सन माने जाते हैं। तो ये प्रेज्यूम्शंस को समाप्त करना है इस सेक्शन का पर्पस। ठीक है, जैसे प्रेज्यूम्शन ये चलती है ना कि हस्बैंड और वाइफ को एक माना जाता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ को एक माना जाता है तो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस क्यों करती है फिर, या हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट केस क्यों करता है? तो इस सेक्शन का मतलब यही है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट केस लेके आ सकते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस दे सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों में। क्लियर है आर्यन, हरमन? अब आता है सेक्शन 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट। मुझे ये बताओ जज की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में बताई गई है? आईपीसी में। आईपीसी में पता नहीं। पढ़ी नहीं थी, पता नहीं। आईपीसी में सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था जज। क्या जज टेस्टिमनी दे सकता है, जज और मजिस्ट्रेट? जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो कि उसके मजिस्ट्रेट या जज के रूप में कोर्ट में किए गए कंडक्ट से संबंधित होता है। ठीक है, ऐसे कंडक्ट के बारे में जज या मजिस्ट्रेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बार्ड कर रहा है, जजेस और मजिस्ट्रेट को आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप टेस्टिमनी दो, आप गवाही दो। लेकिन सुपीरियर, हाँ हाँ, आर्यन जहाँ पे सुपीरियर कोर्ट बुला लेगा वहां पे तो जज को जाना ही पड़ेगा ना। आगे, हाँ आगे इसमें बता रखा है कि अगर सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर होता है तो तब किए जा सकते हैं, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। एग्जाम्पल है, एक एक्यूज्ड है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, जब सेशन जज के सामने उसका ट्रायल चल रहा था तो उसने कोशिश की पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने के लिए।
तो यहाँ पर सेशन जज को एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन करेगा? जो सुपीरियर जज होते हैं, सुपीरियर कोर्ट होती है, वो बुला सकती है, उनसे पूछ सकती है और एग्जामिन किया जा सकता है। क्लियर है? 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। दो पर्सन है, दोनों की शादी हो जाती है, तो वो आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस बात को डिस्क्लोज करने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि ये जो प्रिविलेज है ये एब्सोल्यूट नहीं है। कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है जब हस्बैंड ने वाइफ से कोई बात की। अगर हस्बैंड या रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि आप इस बात को डिस्क्लोज कर सकते हैं, या तब की जा सकती है जब सूट उन दोनों के बीच में हो। मान लो हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट कोई क्राइम किया, जैसे कि उससे डाउरी की मांग की, तो वहां पे वाइफ बता सकती है, जैसे कि 113A पढ़ा था हमने और 113B के उससे दहेज की मांग की गई, तो वहां पे वो बता सकती है कि हाँ, ये मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, मुझे बात बात में ताने देते थे कि तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं दिया, तू ऐसे ही आ गई है। तो वहां पे डिस्क्लोज किया जा सकता है। क्लियर है? हर में 123 जी एविडेंस दीदी। एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। किसी भी पर्सन को इस चीज की परमिशन नहीं है कि वो स्टेट के किसी अफेयर्स या रिकॉर्ड को उस उससे डिराइव किया हुआ कोई एविडेंस पेश करे, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन को, जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास सारा डेटा है स्टेट से रिलेटेड, तो कोई उसे कंपेल नहीं करेगा कि आप क्या करो, ये रिकॉर्ड्स हमें दो, या फिर स्टेट के बारे में ये सारी जानकारी हमें दो। तो ऐसे एविडेंस को पेश करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। इसमें एक मैगजीम है, सैलुस पॉपुली एस्ट सुप्रेमा लेक्स। ये मैगजीम बहुत बार पूछी गई है। मैगजीम से पूछा गया है कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, जिसका मतलब है जो पब्लिक वेलफेयर है उसको रिगार्ड देना चाहिए कि वो हाईएस्ट लॉ है। जैसे कोई पर्सन है, इंडिया का पर्सन है, बाहर फॉरेन वाला पर्सन उसको इंस्टिगेट करता है, उसको कहता है कि भाई मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा अगर तू मुझे ये सारा डेटा देगा या फिर ये सारे इंफॉर्मेशन देगा, तो वो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। एक्सेप्शन है, अगर आप अनपब्लिश डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं, तो वहां पे आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है, अनपब्लिश्ड है, तो वहां पे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा पहले उससे परमिशन लेंगे, फिर आप उसको पेश कर सकते हैं। फिर आता है 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कोई भी, हाँ, मैगजीम है सैलुस पॉपुली SALUS POPULI EST POPULI सैलुस पॉपुली EST सुप्रीमा SUPREMA सुप्रीमा लैक्स LAX, जिसका मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर है उसको रिगार्ड देना चाहिए कि वो हाईएस्ट लॉ है। सुप्रीमा लैक्स LAX। 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कोई भी पब्लिक ऑफिसर उसे डिस्क्लोज नहीं करेगा जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती हैं, ऐसी कम्युनिकेशन को जो उस पर ट्रस्ट करके उसको दी जाती है, क्योंकि वो ऐसा खुद समझता है कि अगर उसको डिस्क्लोज करेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। फिर आता है 125 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसको ऑफेंस के कमिट होने की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ठीक है। कभी सुना होगा मुखबिर ने सूचना दी, तो कभी भी पुलिस ऑफिसर को ये कंपेल नहीं किया जाता कि आप उस मुखबिर का नाम बताओ, क्या नाम है उसका,
और उसकी आइडेंटिटी बताओ, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा, ना ही मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो बता देता है जिससे उसने वो बात बताई है तो उसकी सेफ्टी को खतरा हो जाएगा, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कोई भी बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर और वकील किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसके क्लाइंट ने आके उसको कुछ बताया है और वो आके डिस्क्लोज कर दे। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसने मर्डर किया है, वो मान रहा है, वो कन्फेशन किसके सामने कर रहा है? अपने वकील के सामने कर रहा है। उसका वकील कहता है कि आप मुझे सारी सच्चाई बता दोगे तो फिर मैं उसी हिसाब से आपका ट्रायल लड़ूंगा। अब वो बता देता है अपने वकील को कि हाँ ये मर्डर मैंने किया था, सब चीजें बता देता है। तो एडवोकेट को फोर्स नहीं किया जाएगा, ना ही कंपेल किया जाएगा, और ना ही कि वो किसी के सामने उस बात को डिस्क्लोज करे उसके अगेंस्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस से की जा रही है तो उसको वो डिस्क्लोज कर सकता है। जैसे कि एक क्लाइंट आता है एडवोकेट के पास में और कहता है वकील साहब ये पैसे लीजिए आप, और मैं उस पर्सन का मर्डर करने वाला हूँ, वो पब्लिक ऑफिसर है या कोई जज है या कोई भी है, मैं उसका मर्डर करने वाला हूँ। तो वहां पे वो डिस्क्लोज कर सकता है क्योंकि वहां पे किसी की जान का सवाल है। 127 सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर एट एक्स्ट्रा। सेक्शन 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी। सेक्शन 126 के प्रोविजन इंटरप्रेट और बैरिस्टर, सर्वेंट अटॉर्नी और वकील पर एप्लीकेबल होंगे। मतलब जो 126 के बारे में बता रहा है ये कि जो 126 के जो प्रोविजन है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, तो क्लर्क्स, बैरिस्टर, अटर्नी, इन सब से रिलेटेड है ये। 128 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अगर किसी प्रिविलेज को वेव कर दिया जाता है, वेव का मतलब क्या होता है? त्याग देना। उसका त्याग कर दिया जाता है, मतलब क्लाइंट को प्रिविलेज मिली है, वो उस प्रिविलेज को त्याग देता है, तो तभी माना जाएगा जब लीगल एडवाइजर को बुलाता है एज अ विटनेस। जिस मैटर के ऊपर प्रिविलेज मिली है उस मैटर पर उससे क्वेश्चन पूछता है, तब लीगल एडवाइजर और उसके बीच में जो बात हुई है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। समझ आया ये आर्यन? हरमन समझ आया? दी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अगर किसी प्रिविलेज को वेव कर दिया जाता है, उसको त्याग दिया गया है, मतलब क्लाइंट को प्रिविलेज मिली है कि वो उस प्रिविलेज को छोड़ दे, तो ये तभी माना जाएगा जब लीगल एडवाइजर को बुलाता है एज अ विटनेस। ठीक है, लीगल एडवाइजर को बुलाया जा रहा है यहाँ पे एज अ विटनेस। जिस मैटर के ऊपर प्रिविलेज मिली है उस मैटर पर उससे क्वेश्चन पूछता है, तब लीगल एडवाइजर उस चीज को डिस्क्लोज कर सकता है। समझ आया आर्यन? आप समझाओ हरमन को। आपने बोला ना यस मैम समझ आ गया। अच्छा हरमन, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। एक क्लाइंट है, उसको एक चीज के बारे में वेव कर दी, प्रिविलेज मिली है कि आपका ये वाला पार्ट आपको वेव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो उसका लीगल एडवाइजर होता है उसको एज ए विटनेस बुलाया जाता है। उसको एज ए विटनेस, जैसे हम डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाती हूँ। एक पर्सन है, उस पर रेप का चार्ज है। वो कहता है कि उस पर चार्ज लगा है कि आपने रेप किया है। अब लड़का और लड़की का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लड़की कहती है नहीं, इसने मेरे साथ रेप नहीं किया। लेकिन जिस डॉक्टर ने लड़की का एग्जामिनेशन किया है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। ठीक है, उसको बुलाया जा रहा है, वो आके बता रहा है कि हाँ उस लड़की का रेप हो चुका था। तो वहां पे वो उस बात को डिस्क्लोज कर सकता है, जो सही फैक्ट है वो उसको लेके आ सकता है। हरमन अब क्लियर हुआ?
नेक्स्ट आता है 129, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। जो ऑब्लिगेशंस हैं वो क्लाइंट्स के ऊपर इम्पोज की गई हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कोर्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको कोई एडवाइस दे रहे हो, तो आप उसको जो भी एडवाइस दे रहे हो ना, तो वो कोर्ट में जाके नहीं बताएगा। क्लियर है हरमन आर्यन? जी दीदी। 130 है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अगर कोई विटनेस सूट का पक्षकार नहीं है, उसको बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे पर्सन को बुला रहे हैं जो उसमें पार्टी नहीं है। तो सेक्शन 130 उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड डॉक्यूमेंट जिसके जरिए वो प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं एज अ प्लेजी या मॉर्गेजी, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रोड्यूस करने से अपराधी बन सकता है या फिर फंस सकता है, तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। मतलब एक पर्सन है, कोर्ट ने उसको बुलाया कि आपको एज अ विटनेस आना है, जबकि ना वो तो पार्टी है, वो कुछ नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, डीड है, या फिर वो प्लेजी है या मॉर्गेजी है, या उसके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर वो उस डॉक्यूमेंट को पेश करता है तो वो खुद ही फंस सकता है, वो अपराधी बन सकता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए उसे एज अ विटनेस नहीं बुला सकते और उसको कंपेल नहीं कर सकते। हरमन आर्यन समझ आया? हरमन समझ आया? हरमन समझ आया? जी दीदी। जी दीदी, सॉरी वो एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो रहा है ना बीच में, इसलिए मैं माइक ऑन नहीं कर पा रही। 131 है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन कंपेल नहीं किया जाएगा किसी ऐसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि उसकी पोजीशन में है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि उसकी कंट्रोल में है, जो कि प्रोड्यूस करने के लिए कोई अदर पर्सन डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके कब्जे में होती है। जब तक ऐसा पर्सन खुद से कंसेंट ना दे दे तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास में कोई सीसीटीवी फुटेज है, आपकी खुद की है, आपका एक होटल है, आपके पास कैमरा है, आपकी फुटेज किसी और की फुटेज उसमें आ गई है, तो जब तक आप खुद की कंसेंट नहीं देंगे ना कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा से इसको दे रहा हूँ, तो तब तक आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आप तो इसको निकाल के दो। क्लियर है? जी दीदी। 132 है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। अगर मैटर इन इशू के बारे में कोई रिलेवेंट क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछा जा रहा है और उसका आंसर करने से वो इस वजह से एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता कि अगर वो उसका आंसर देगा तो वो खुद क्रिमिनेट हो जाएगा या एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने से कोई विटनेस एक्यूज नहीं होगा, उसको आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को एज अ विटनेस बुलाया, अब उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सारी की सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी, वही क्रिमिनेट हो जाएगा, तो या फिर उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो आंसर भी दे देगा, लेकिन उसको एक्यूज की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही होगी। क्लियर है? फिर आता है सेक्शन 133, बहुत इंपॉर्टेंट है 133, अकम्प्लिस, सह अपराधी। क्या जो अकम्प्लिस होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं? जैसे मान लो एक फाइल में 4 पर्सन है, एक पर्सन कह रहा है हाँ मैंने मर्डर किया था, तो क्या बाकी सबको भी ये माना जाएगा कि उन्होंने भी मर्डर किया था? क्या दूसरे पर्सन को बुलाया जा सकता है? अब ये इसी सेक्शन में कहा गया है, अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट है एज अ विटनेस टेस्टिमनी देने के लिए। तब इस सेक्शन में कहा गया है कि किसी क्राइम में अकम्प्लिस भी कॉम्पिटेंट है टेस्टिमनी देने के लिए, उसकी टेस्टिमनी इलीगल नहीं होती, बिना कोरोबेशन की रिलीफ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत है, तो इसको कोरोबरेट किया जाता है, सरकमस्टांसेस देखी जाएंगी, एविडेंस देखे जाएंगे, तभी माना जाएगा। केस था इसमें
कोहानगिरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, पर उसकी टेस्टिमनी के ऊपर विदाउट कॉरोवेशन रिलीफ जो है वो रिलाय नहीं करना चाहिए। यानी कि वो दे तो सकता है, गवाही दे सकता है, लेकिन उसको कॉरोबरेट किया जाता है, उस पे ये देखा जाएगा कि वो जो बात बोल रहा है वो ठीक भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्लियर है हरमन आर्यन? जी दीदी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 134, नंबर ऑफ विटनेस। तो कितने विटनेस को बुलाया जाएगा गवाही के लिए, कितने विटनेस होने चाहिए? तो इसमें कहा गया है किसी विटनेस का एविडेंस लिया जाएगा, कोई भी नंबर डिफाइन नहीं कर रखा। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ विटनेस की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा कि कितने विटनेस हैं। किसी विटनेस का एविडेंस लिया जाएगा अगर कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी कि कितने विटनेस होंगे। सिंगल विटनेस की टेस्टिमनी भी हो सकती है, सिंगल विटनेस को भी मान लिया जाएगा कि हाँ ये इनफ है। क्लियर है हरमन आर्यन? जी दीदी। चलो आज इतना ही रखते हैं। ओके दीदी। 136 से लेके 167 कल लास्ट हो जाएगा। ठीक है हरमन आर्यन, कोई क्वेरी तो नहीं है जितने सेक्शन पढ़ा है? कोई कंफ्यूजन? बाकी एक बार खुद भी पढ़ना, अगर समझ में ना आए तो कल पूछना। ओके दी। और कल मैं फिर क्लास के बाद में, कल 2 घंटे की क्लास होगी, क्लास के बाद में मैं फिर सारा सुनूंगी बीच बीच में से सेक्शन ना, तो सेक्शन याद भी करके आना। ओके दी। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दी।